बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो का थर्ड पार्ट हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस कर रहे थे। 19 टर्म्स हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। 20th पे बात करते हैं एक्सपेंसेस। व्हाट इज़ एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस। अच्छा, जितनी भी पेमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी बिजनेस के लिए एक्सपेंस नहीं होती। अब आपने ये जहन में रखना है, बाज़ औक़ात जो है वो ऑनर जो है बिज़नेस का, वो अपने बच्चों की फ़ीस अदा कर रहा है, ठीक है, या अपने घर के बिजली का बिल अदा कर रहा है, यूटिलिटीज़ एक्सपेंस अदा कर रहा है, तो वो एक्सपेंसेस नहीं है बिज़नेस के लिए। बिज़नेस के लिए तो सिर्फ वही एक्सपेंसेस जिनका मकसद जो बिज़नेस से रिलेटेड है, सेल्स करवाने के, रेवेन्यू अर्न करने के लिए। हमारा बिज़नेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग। और प्रॉफिट अर्निंग के लिए बिजनेस जब तक सेल्स नहीं करवाएगा, ज़्यादा जितनी सेल्स ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा बिजनेस। और जब तक सेल्स नहीं करवाएगा तो बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता। इफ देयर इज मोर सेल, देन यू विल अर्न द मोर प्रॉफिट इन द बिजनेस। सो प्रॉफिट का ताल्लुक सेल्स के साथ है, रेवेन्यू के साथ है। रेवेन्यू के बढ़ने के, और बिजनेस के जो सेल्स होती है उसको हम रेवेन्यू भी कहते हैं, जैसे कि हमने पिछली डेफिनेशन पढ़ा है, अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ मर्चेंटाइज। जो सेल आपका बेसिकली मेन रेवेन्यू है बिजनेस का। बाकी कमीशन से पैसा आ जाए, इंटरेस्ट से पैसा आ जाए, डिस्काउंट से पैसा आ जाए, ये छोटे मोटे रेवेन्यूज है, ठीक है। जो मेन रेवेन्यू बिजनेस का है वो कहाँ से आता है? वो सेल से आता है, ठीक है। तो सेल के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, ठीक है, सेल टारगेट को पूरा करने के लिए, सेल करवाने के लिए हम जितनी पेमेंट्स कर रहे होते हैं, जिन पेमेंट्स का ताल्लुक सेल के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, सेल करवाने के लिए हम जो है वो परचेजेस भी कर रहे हैं, वेजेस भी अदा कर रहे हैं, ठीक है। हम अपने ऑफिस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस अदा कर रहे हैं, हम सेलिंग एक्सपेंस अदा कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंस अदा, लोगों को सैलरीज भी दे रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं। इस सारा का सारा इन एक्सपेंसेस का मकसद क्या है? ताकि चीज़ें सेल हो हमारी। हमने एक आउटलेट बनाई है, शॉप बनाई है, शॉप का रेंट है, वहाँ पे मुलाजमीन रखे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, वहाँ बिजली का खर्चा, वहाँ शोरूम बनाए, केसेस बनाए वहाँ पे वो सारा जो एक्सपेंस हमने किया शोरूम बनाने के लिए, वो सेल के लिए किया। तो अगर सेल के लिए, रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जितने भी खर्चे हम कर रहे हैं, ऑल दैट पेमेंट्स आर कंसिडर्ड एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस। कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिसका ताल्लुक सेल को बढ़ाने से ना हो, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिसका ताल्लुक मेन सेल के साथ नहीं हो रहा, उसको हम बिजनेस का एक्सपेंस नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो बिजनेस से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यूज एंड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ठीक है, या तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हो, या डायरेक्टली वो सेल को अर्न करने के लिए होनी चाहिए पेमेंट। यानी कि बिजनेस के हवाले से बिजनेस को किसी न किसी तरीके से फायदा पहुंचा रहा हो, ठीक है, जो भी हम पेमेंट करें। तो ऐसी पेमेंट जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए हो, या बिजनेस के रेवेन्यू को अर्न करवाने के लिए हो रही हो, उसको हम एक्सपेंसेस कहेंगे, ठीक है। और ये बिजनेस के ऊपर एक बेसिकली ऑब्लिगेशंस होती हैं, वाजिबात होते हैं जो बिजनेस ने अदा करने होते हैं, इनको हम एक्सपेंस कहते हैं। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स के लिए, मेरा ते तो पहले दिन मान ली। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स जो है इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते। वो मिक्स कर देते हैं, ऑनर अपने घर के जो एक्सपेंसेस कर रहा है और बिजनेस के एक्सपेंस को मिक्स कर देते हैं आपस में। ऐसा नहीं करना। ऑनर जो अपने एक्सपेंस कर रहा है, अपने घर के जो खर्चे उठा रहा है, वो अलग चीज़ है, वो बिज़नेस का एक्सपेंस नहीं है। और बिज़नेस में जो पेमेंट्स हो रही हैं, जिनका डायरेक्टली ताल्लुक सेल को अर्न करवाने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए है, या बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए है, उनको जस्ट हम एक्सपेंस कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ही वाउचर। वाउचर बेसिकली क्या होता है? अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि जब आप उधार पे सेल करते हैं ना, या उधार पे जब परचेज़ करते हैं, तो जो सेलर होता है वो आपको एक डॉक्यूमेंट, एक रसीद बना के देता है, ठीक है? जिसके ऊपर लिखा होता है सारा, वो बेसिकली वो आपकी एक इनवॉइस कहलाती है, ठीक है। उसको हम इनवॉइस का तो कॉन्सेप्ट आप सबने सुना ही होगा। ये क्रेडिट सेल के हवाले से होती है, क्रेडिट परचेज के हवाले से होती है, ठीक है। तो उसमें सारी डिटेल लिखी होती है, कौन से गुड्स परचेज किए हैं, कितनी परचेज की हैं, टोटल अमाउंट कितनी बनती है, कौन सी क्वालिटी की गुड्स परचेज की हैं, ठीक है, तादाद कितनी है, एक की प्राइस कितनी थी और टोटल की प्राइस कितनी है। वो सारी की सारी जो इनवॉइस बना के दी जाती है ना, उस इनवॉइस को हम क्या कहते हैं? वाउचर कहते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिकली एक एविडेंस होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन का। अगर आपने किसी से उधार पे चीज़ें खरीद ली हैं और बदले में आपको वो इनवॉइस नहीं देता उसकी, ठीक है, तो यहाँ पे तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का कोई एविडेंस ही नहीं है। तो बिजनेस में हर चीज़ का एविडेंस रखना पड़ता है हमें, ठीक है।
अगर हम सही तरीके से अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो हमें हर चीज़ का एविडेंस रखना पड़ता है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन के एविडेंस के लिए इसको वाउचर को इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये एक जब आपने चीज़ें उधार पे खरीदी हैं या बेची हैं, तो सेलर सेलर जो है ये बना के देता है, ठीक है? क्योंकि सेलर ने ही पैसे लेने। अगर आप चीज़ें बेच रहे हैं किसी को, तो आप एक इनवॉइस बना के देंगे, भाई ये चीज़ें आपने खरीदी हैं, इनकी इतनी अमाउंट बनती है और ये आपने अदा करनी है। वो जब भी आपने अदा करनी है, हफ्ते बाद या 15 दिन बाद या 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, वो आपका अलग एग्रीमेंट होगा उसके साथ। आपको उसको क्रेडिट में जो है वो कितने डेज़ दे रहे हैं, ठीक है? कितना उसको टाइम दे रहे हैं उसकी क्रेडिट वर्दीनेस के हवाले से, वो अलग एक चीज़ है, ठीक है? बहरहाल एक रिटन एविडेंस जो होता है किसी भी ट्रांज़ैक्शन का, उसको हम वाउचर कहते हैं और स्टेटमेंट को हम इनवॉइस भी कहते हैं, ठीक है? जो कि सेलर की तरफ से जारी की जाती है। उसके बाद कैश मेमो, जैसे कि हमने यहाँ पे क्रेडिट परचेज़ के एविडेंस की बात की। अगर हम कैश सेल करवा रहे हैं, ठीक है? कैश सेल हो रही है, ठीक है? तो इसके लिए आपको एक कैश मेमो दिया जाता है। अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय द सेलर टू द बायर फॉर द कैश सेल ऑफ गुड्स और एसेट्स, ठीक है? अगर कैश सेल हो रही चीज़ों की, एसेट्स की, ठीक है? इस सूरत हाल में कैश सेल है या कैश परचेज़ कह लें, ठीक है? क्योंकि बेचने वाले के लिए तो कैश सेल है और ख़रीदने वाले के लिए कैश परचेज़ है, ठीक है? दोनों कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो सकते हैं। आपने अक्सर औक़ात देखा होगा, आप किसी मॉल में चीज़ें ख़रीदने जाते हैं या अल-फतेह है या एसपी मार्ट पे आप चीज़ें ख़रीदने गए हैं, कैश एंड कैरी पे या इम्तियाज़ स्टोर पे आप चले गए चीज़ें ख़रीदने। आपने चीज़ें ख़रीदी हैं और आपने साथ कैश भी पे किया है। उस सूरत हाल में भी आपको एक रसीद मिलती है। वो जो उस वक़्त काउंटर पे आपको रसीद मिलती है, अक्सर औक़ात आप देखेंगे उसके ऊपर लिखा होता है कैश मेमो। बाज़ पे लिखा होता है, बाज़ पे नहीं लिखा होता। तो वहाँ पे जो कैश की ट्रांज़ैक्शंस के ऊपर जो आपको रसीद मिलती है, उसमें भी सारी डिटेल इस तरह से होती है, जो आपने चीज़ें परचेज़ की होती है ना, सारी की सारी डिटेल वो लिखी होती है। तो उसको हम, उस रसीद को हम कैश मेमो कहते हैं। वो कैश ट्रांज़ैक्शन की एक रिटन एविडेंस होता है। वाउचर जो होता है, इनवॉइस जो होती है, वो क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन की होती है, क्रेडिट परचेज़, क्रेडिट सेल की। और कैश मेमो की जो रसीद है, वो आपकी कैश सेल और कैश परचेज़ की एक रसीद एक रिटन एविडेंस होता है, ठीक है? इनवॉइस उसने यहाँ बता दी है। अच्छा, इनवॉइस में कहता है जी, अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय द सेलर टू द बायर फॉर द क्रेडिट सेल और एसेट इज स्टैम्प्ड एज इनवॉइस। जैसे कि हम पहले डिस्कस करके आए, इनवॉइस क्या है? बेसिकली क्रेडिट सेल के हवाले से होती है या क्रेडिट परचेज के हवाले से होती है, जो कि सेलर जो है वो बायर को दे रहा होता है, ठीक है? एविडेंस होता है ना ट्रांजैक्शन का बेसिकली एविडेंस होता है, जो कि सेलर जो है वो बायर को दे रहा होता है। अगर तो कुछ चीज़ों की क्रेडिट परचेज है, सेल है, या फिर कोई एसेट की क्रेडिट परचेज है या सेल है, तो उसके बदले में भी इनवॉइस दी जाती है, ठीक है? सिंपल जो है वो ये वाउचर की तरह ही है, ठीक है? एक रिटन एविडेंस होता है, ठीक है, जो कि सेलर बायर को दे रहा होता है, इनवॉइस कहलाती है आपकी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है जी, बैड डेट्स का है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने किसी को चीज़ें सेल की हैं और आपने उससे पैसे रिसीव करने हैं, लेकिन वो बंदा जो है वो डिफ़ॉल्टर हो गया, बंदे का दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, अब आपको उससे पैसे नहीं मिलने। तो फिर आप क्या कहते हैं, यार मेरे पैसे मर गए। वो जो आप टर्म इस्तेमाल करते हैं ना, मेरे पैसे मर गए, अब पैसे नहीं मिलने, वो मरे हुए पैसों को हम कहते हैं बैड डेट्स, ठीक है? पैसे मेरे लेके दौड़ गया या पैसे मेरे मर गए, वो जो टर्म आप नॉर्मली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं कि या पैसे नहीं मिल रहे हैं मुझे, ठीक है? बंदे का दिवालिया हो गया, वो खसारे में चला गया, लॉस में चला गया। तो अब जो है, अगर आपके लिए वो पैसे मिलना मुमकिन नहीं है, तो आप अपनी बुक्स में उसको बैड डेट्स के हेड में लिख देते हैं कि ये पैसे मेरी तरफ से अब ख़त्म है, मुझे नहीं मिलना है। आप उसको एक्सपेंस में ले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी को 10,000 की सेल की है और बंदे का दिवालिया हो गया, लॉस हो गया, दुकान भी बंद हो गई, सब कुछ बिज़नेस उसका बंद हो गया। तो अब जब सब कुछ बंद हो गया, वो बंदा जेल में चला गया, डिफ़ॉल्टर हो गया, तो क्या अब आपको उससे पैसे मिलने की उम्मीद है बाकी कोई? अब वो जेल में कैसे देगा पैसे? सारा बिज़नेस तो ठप हो गया उसका। इसका मतलब जो आपने उससे 10,000 लेना था, वो भी नहीं अब आपको मिलना। तो लिहाज़ा अब ऐसे केस में आप जो है वो बैड डेट्स अपने वो 10,000 जो एसेट था ना, आपको जो पैसे लेने थे आपने उसे, अब उसको आप एक्सपेंस में कन्वर्ट कर लेंगे। अब वो 10 का 10,000 आपके लिए बैड डेट्स हो जाएँगे। ठीक है? उसके बाद रिज़र्व फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, ये बेसिकली होता है शायद की टर्म में, ठीक है? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यार यहाँ पे तो आपको पक्का पता लग गया ना कि मुझे पैसे मिलने ही नहीं, पैसे मर गए। यहाँ पे ये होता है कि शायद आपको पैसे ना मिले। द मीट द एस्टिमेटेड लॉस ऑफ इर्रिकवरेबल डेट्स। एस्टिमेटेड लॉस होता है, यार आपको लग रहा है कि यार अगले बंदे जिसको मैंने सेल की है ना,
उसके हालात ठीक नहीं है, ठीक है, और मुझे लगता है कि उसका दिवालिया हो जाना है। इस सूरत हाल में आपको जब शायद की सिचुएशन होती है ना, कि आपको लग रहा होता है कि शायद ये पैसे ना मिलें, उस सूरत हाल में आप एक रिजर्व मेंटेन करते हैं बैड डेट्स के लिए। ये भी आपका बेसिकली एक्सपेंस ही होता है, इसको आप एक्सपेंस में लिखते हैं। दो टर्म इस्तेमाल होती है इसके लिए, रिजर्व फॉर बैड डेट्स या अलाउंस फॉर बैड डेट्स। इसको भी आप अपने एक्सपेंस में, जिस तरह आपने इसको एक्सपेंस में लिखा है, इसको भी आप एक्सपेंस में लिखते हैं, ठीक है। ये तो एक्सपेंस आपका हो गया ना, लेकिन ये आपका फ्यूचर एक्सपेंस है, ठीक है। आपको लगता है कि शायद एक्सपेंस हो जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर एक एक्सपेंस हुआ ही नहीं है, ठीक है, फ्यूचर में होने वाला एक्सपेंस, तो हम इसको लिख क्यों रहे हैं, ठीक है। अकाउंटिंग की एक कन्वेंशन है, अकाउंटिंग की ना यहाँ पे जो हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं ना, वो डिफरेंट अजम्पशंस, पोस्टुलेट्स और कन्वेंशन की बेस पे कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी कन्वेंशंस बेसिकली क्या होती हैं, ये बेसिकली ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स होते हैं जो हमारे अकाउंटेंट्स शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं। अकाउंटिंग की कन्वेंशन है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म जो कन्वेंशन है वो ये कहती है कि फ्यूचर में आने वाले जितने लॉसेस हैं उनको, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लो, और फ्यूचर में आने वाले जितने गेन्स हैं, इनकम्स हैं, उनको आप इग्नोर कर दो। कंजर्वेटिज्म के मुताबिक जो है हम इसको अपने पास एक्सपेंस में लिखेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि फ्यूचर में हमें ये पैसे, शायद हमारे पैसे मर जाएंगे। तो जो शायद फ्यूचर में जो शायद वाले लॉसेज है ना आपके, उनको भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरा प्लॉट है, फ्यूचर में इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी, इसकी प्रॉफिट हो जाएगा, तो फ्यूचर प्रॉफिट को नहीं आप रिकॉर्ड कर सकते। फ्यूचर लॉस को तो आपको रिकॉर्ड करना है इस कॉन्सेप्ट के तहत, कंजर्वेटिज्म के तहत, लेकिन फ्यूचर प्रॉफिट को आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते, इग्नोर करेंगे इस कन्वेंशन के मुताबिक, ठीक है। तो ये भी आपका बेसिकली एक एक्सपेंस है, इसको भी आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस में लिखेंगे। ये शायद वाला एक्सपेंस है कि शायद मेरे पैसे मर जाए, उसके लिए आपने एक एक्सपेंस पहले से बना लिया, ठीक है। उसके बाद कहते हैं जी बैलेंस। बैलेंस बेसिकली क्या होता है, एक डिफरेंस होता है डेबिट और क्रेडिट में, ईच अकाउंट, ठीक है। जब आप लेजर्स बना रहे होते हैं ना, तो लेजर बनाते हुए डेबिट साइड पे भी आप कुछ अमाउंट्स लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे भी हम लेजर्स बनाएंगे तो आपको ये चीज़ मजीद क्लियर हो जाएगी कि डेबिट साइड पे भी कुछ अमाउंट्स आती हैं, क्रेडिट साइड पे भी कुछ अमाउंट्स आती हैं, ठीक है। तो डेबिट क्रेडिट का जो फ़र्क होता है ना, ईच अकाउंट, हर अकाउंट का, ठीक है, उसको हम बैलेंस कहते हैं। या तो डेबिट साइड बड़ी हो सकती है या फिर क्रेडिट साइड बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो कोई भी साइड बड़ी हो सकती है, वो जो बैलेंस आएगा ना, उसको हम बैलेंस से शो करते हैं, ठीक है, जो फ़र्क आएगा उनका। टर्नओवर से मुराद क्या है, बिजनेस की जो टोटल सेल्स है उसको हम, एक खास पीरियड में जो बिजनेस की टोटल सेल्स है उसको हम टर्नओवर कहते हैं, ठीक है। ड्राइंग्स ऑनर्स विड्रॉल क्या होता है, ऑनर जो बिजनेस से कैश या जो चीज़ें लेके जाता है अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, ठीक है, कुछ चीज़ें ले गया परचेज में से निकाल के, ठीक है, और या कुछ कैश वगैरह ले गया बिजनेस से निकाल के, ठीक है, तो इसको हम ड्राइंग्स या ऑनर्स विड्रॉल कहते हैं। इसके लिए हम ड्राइंग्स का अकाउंट ओपन करते हैं जी। लास्ट पेज है हमारा, ठीक है। कमीशन की बात करते हैं। कमीशन बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी को कुछ सर्विसेज देते हैं ना, तो बदले में आप उससे कुछ मुआवजा भी तलब करते हैं। बिजनेस अगर किसी को कोई सर्विस दे रहा है ना, बिजनेस ने अगर किसी दूसरे बिजनेस को या किसी को कोई सर्विसेज दी हैं, सर्विसेज रेंडर की हैं, तो बदले में जो मुआवजा बिजनेस को मिलेगा ना, ये जो रेम्यूनरेशन मिलेगी बिजनेस को, ठीक है, वो बिजनेस के लिए कमीशन कहलाएगा। नॉर्मली आपने अक्सर देखा होगा मार्केट्स में भी लोग जो है ब्रोकरी का काम कर रहे होते हैं, ब्रोकर होते हैं, वो दो लोगों की डीलिंग करवाते हैं, सेलर की और परचेजर की, ठीक है, और वो डीलिंग करवाने के, वो इस सर्विस के लिए जो है कमीशन चार्ज करते हैं दोनों साइड से, अपनी सर्विसेज का मुआवजा जो है वो रिसीव करते हैं। तो याद रखें बस, अगर आपने सर्विसेज किसी को रेंडर की हैं, ठीक है, सर्विसेज किसी को दी हैं, तो बदले में जो आपको मुआवजा मिला, वो सर्विसेज कोई भी हो सकती हैं आपकी, ठीक है, बदले में जो आपको मुआवजा मिल रहा है वो आपका कमीशन कहलाता है। हम बिजनेस के कॉन्सेप्ट में एक सिनेरियो में देखें, तो बिजनेस अगर किसी को कोई सर्विसेज दे रहा है किसी भी किस्म की, ठीक है, तो बदले में जो बिजनेस को रेवेन्यू मिलेगा उसका, वो या उसका जो रेम्यूनरेशन मिलेगी, मुआवजा मिलेगा, वो बिजनेस के लिए कमीशन कहलाएगा। उसके बाद ये जो कमीशन है इसकी मतलब किस तरह से होगा, कितने परसेंटेज होगी, ठीक है, वो मतलब एग्रीमेंट होता है, डिसाइड कर लिया जाता है कि कितनी सर्विस पे कितने परसेंटेज है, या कितना काम पे कितनी परसेंटेज मिलेगी कमीशन की, वो आपस में डील किया जाता है बाद में। एसेट्स बेसिकली क्या होते हैं,
एसेट्स बेसिकली वो तमाम चीज़ें हैं जो बिज़नेस को फ़ायदा पहुंचाती हैं, या इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में बिज़नेस के असासे कहते हैं, ठीक है। एसेट्स वो तमाम चीज़ें हैं जो बिज़नेस को फ़ायदा पहुंचाती हैं, ठीक है। और उन मुस्तकबिल में जो है वो बिज़नेस के लिए काम भी आएंगी, ठीक है। बिज़नेस की मलकियत में भी हो, ठीक है, और मुस्तकबिल में बिज़नेस को फ़ायदा भी पहुंचाएं, देन उनको हम जो है वो एसेट्स कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बिज़नेस के पास कोई बिल्डिंग है, ठीक है, बिज़नेस की अपनी मलकियत में है और फ्यूचर में बिज़नेस को फ़ायदा भी पहुंचा रही है। जैसे कि बिज़नेस के पास फर्नीचर है, बिज़नेस की मलकियत में है और फ्यूचर में उसको फ़ायदा भी पहुंचा रहा है। स्टॉक ऑफ गुड्स है, ठीक है, बिज़नेस की मलकियत में है, ठीक है, और फ्यूचर में बिज़नेस इनको सेल करके रेवेन्यू भी अर्न करेगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरे रिसोर्सेज जो हैं वो जो बिज़नेस के पास मौजूद हों, उस बिज़नेस की मलकियत में हो, और मलकियत में होने के बाद बिज़नेस को उससे फ़ायदा भी हो रहा हो फ्यूचर में, ठीक है। ऐसी तमाम चीज़ें बिज़नेस के लिए एसेट्स कहलाती हैं, ठीक है। इनको हम असासे कहते हैं, जो भी ये बिज़नेस के असासे हैं, ठीक है। ये सारे बिल्डिंग बिल्डिंग मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, फिक्सचर्स, प्रेमिसेस और लूज टूल्स वगैरह, इक्विपमेंट्स वगैरह, कैश हो गया, ठीक है, स्टॉक हो गया, ठीक है, डेटर्स हो गया, ये सारे के सारे बिजनेस के एसेट्स कहलाते हैं। इसी तरह से लाइबिलिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें पेमेंट्स होती हैं जो बिजनेस ने अदा करनी होती हैं, ये वाजिबात कहलाती हैं, इनको उर्दू में वाजिबात कहते हैं। अगर बिजनेस ने के प्रोप्राइटर ने दूसरे लोगों को कोई पैसे अदा करने को, डेट्स ड्यू है, ठीक है, तो ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी। फॉर एग्जांपल बिजनेस ने बैंक से लोन लिया हुआ है, वापस तो अदा करना है। अब ये लोन बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, वाजिबुल अदा रकम है, ठीक है, जो फ्यूचर में अदा करनी है। तो बिजनेस के ऊपर जो ऐसे जिम्मेदारियां होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो बिजनेस से पूरी करनी होती है विद इन ईयर, या मतलब आफ्टर द ईयर, ठीक है। ये विद इन ईयर भी अदा करनी हो सकती हैं और आफ्टर द ईयर भी हो सकती है। अब अगर हम लोन की बात करें तो वो एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है जो कि बिजनेस ने 4-5 साल बाद वापस करना है, रीपे करना है उसको, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है तो लायबिलिटी। लेकिन अगर छोटी लायबिलिटीज़ भी होती हैं जो विद इन ईयर हम उनको मीट करते हैं, जैसे कि हमने कोई बिजनेस का फैक्ट्री का एक्सपेंस अदा किया, ठीक है, कोई रेंट अदा किया, या फिर कोई यूटिलिटीज़ एक्सपेंस जैसे कि बिजली पानी गैस का बिल अदा कर दिया, ठीक है, या कोई सैलरीज अदा की हैं, वेजेस अदा करनी है, ठीक है। तो इस तरह के एक्सपेंसेस भी तो हो सकते हैं जो बिजनेस ने अदा करने होते हैं। या फिर हम यूँ कहते हैं हमने किसी से चीज़ें उधार खरीदी हैं, उसको पेमेंट करनी, तो वो तो विद इन ईयर ही करनी है। ऐसा तो ना होता कि आज आप चीज़ें खरीदें और 2 साल बाद पेमेंट करें उसकी। अगला बंदा फिर आपको चीज़ें देगा नहीं, इतनी देर बाद आप पेमेंट करेंगे तो, ठीक है। तो आपने जो पेमेंट्स करनी होती हैं लोगों को, ठीक है, तो वो आपके लिए बेसिकली क्या होती हैं? लायबिलिटीज़ कहलाती हैं। और जो पेमेंट्स आपने लेनी होती है लोगों से, वो आपके लिए एसेट्स हैं, और जो पेमेंट्स आपने देनी है लोगों को, वो आपके लिए लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है। और इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि क्लेम ऑफ द आउटसाइडर्स अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है, कि बाहर के लोगों का जो क्लेम होता है बिजनेस के ऊपर, बिजनेस के एसेट्स के अगेंस्ट, ठीक है। अगर किसी ने बिजनेस से पैसे लेने तो जारी बात है बिजनेस के एसेट्स के ऊपर क्लेम करेगा ना वो, कि अपने इन एसेट्स में से मुझे पैसा दो तुम। अगर वैसे नहीं पैसा दे रहे तो इन एसेट्स को बेच के दो, एसेट्स के ऊपर क्लेम करते हैं वो। तो इसको भी हम लायबिलिटी को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आती है जी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होती है कि अगर आप किसी बिजनेस में, अगर आप कहीं आउटसाइड द बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या शेयर्स में या डिबेंचर्स में पब्लिक कंपनी के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। ये बिजनेस के लिए बेसिकली ये भी एसेट ही होता है बिजनेस का, ठीक है। आउटसाइड द बिजनेस से बाहर जाके अगर आप जो बिजनेस की इनकम को बढ़ाने के लिए, अब ये बेसिकली यहाँ से जो इनकम आएगी ना, वो इनडायरेक्ट इनकम होगी, ठीक है। सेल से जो पैसा आ रहा है हमें, वो डायरेक्ट इनकम है, वो रेवेन्यू हमारा मेन रेवेन्यू है। इस तरह के रिसोर्सेज से जो पैसा आएगा ना, इस तरह के रिसोर्सेज में आप जो पैसा यहाँ पे अपने रिसोर्सेज अगर लगाते हैं शेयर्स में, डिबेंचर्स में, यहाँ से जो प्रॉफिट आपको जनरेट होता है ना, ठीक है, वो आपका मेन रेवेन्यू नहीं है, ठीक है, वो आपका इनडायरेक्ट में आएगा। ये छोटे मोटे मतलब अदर अदर एक्टिविटी से आपको पैसा आ रहा है। जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी वो तो सेल है, लेकिन ये जो एक्टिविटीज है बिजनेस की अदर एक्टिविटीज है, अगर इन एक्टिविटी से बिजनेस पैसा जनरेट कर रहा है तो ये इनडायरेक्ट इनकम में शुमार होती है। तो बहरहाल सिंपल केस क्या था, अगर बिजनेस किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है, किसी के शेयर्स में, डिबेंचर्स में, या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, जैसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वगैरह हो सकते हैं, या फिर कोई नेशनल सेविंग की स्कीम्स है, डिपॉजिट स्कीम्स हैं, ठीक है, कोई ट्रेजरी बिल्स हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो उनमें अगर बिजनेस इन्वेस्ट करता है तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाती है और एसेट होता है बिजनेस का। ये लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, ये शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, ठीक है।
स्टॉक एंड ट्रेड इन्वेंट्री से क्या मुराद है, ठीक है। ये बेसिकली क्या होती है जी कि ऐसी चीज़ें जो आपकी सेल नहीं हो सकी, ठीक है, उनको हम स्टॉक एंड ट्रेड या इन्वेंट्री कहते हैं। जो चीज़ें बिजनेस में पीरियड के एंड पे बच गई हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई 10,000 की चीज़ें खरीदी हैं, ठीक है, जिसमें से आपने 8,000 की सेल कर ली है, बकिया 2,000 बच गई हैं। तो जो बकिया 2,000 बच गई जो सेल नहीं हो सकी ना, उसको हम इन्वेंट्री या उसको हम स्टॉक एंड ट्रेड कहते हैं। उसको हम स्टॉक एंड ट्रेड भी कह देते हैं, इन्वेंट्री भी कहते हैं। जो चीज़ें सेल नहीं हो सकी, जो बच गई हैं, उसको हम स्टॉक एंड ट्रेड कहते हैं। उसके बाद ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन लिखी है उसने, ठीक है। ट्रायल बैलेंस एज वी ऑलरेडी डिस्कस इन द स्टार्ट ऑफ लेक्चर, एक हम लिस्ट प्रिपेयर करते हैं तमाम अकाउंट्स के बैलेंसेस की, ठीक है। हमने जनरल बनाया था, जनरल के बाद हमने ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई किया लेजर्स में, ठीक है, अकाउंट्स को। वहाँ से हमने बैलेंसेस मेंटेन किए, सेल का कितना बैलेंस है, टोटल सेल कितनी हुई है, टोटल परचेज कितनी हुई है, तमाम मुख्तलिफ अकाउंट्स के जो टोटल बैलेंसेज है ना, उन टोटल बैलेंसेज को हम ट्रायल बैलेंस में पुट करते हैं। लिस्ट प्रिपेयर्ड विद द बैलेंसेज ऑफ अकाउंट्स इन ऑर्डर टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने का मकसद क्या होता है कि हम यहाँ से एक्यूरेसी चेक करना चाह रहे होते हैं कि एक्यूरेसी जो हमारे अकाउंट्स की कितनी है, क्योंकि हम तमाम किस्म के अकाउंट्स के बैलेंसेस जो है वो इसमें पुट करते हैं। जो डेबिट डेबिट बैलेंस होते हैं वो डेबिट साइड पे, जो क्रेडिट बैलेंस होते हैं वो क्रेडिट साइड पे, ठीक है। जब हम बनाएंगे तो आपको मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। अब डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अगर इक्वल आ जाता तो फिर हमारे अकाउंट्स, इसका मतलब क्या है जी, वो एक्यूरेसी के साथ हमने बनाई है। अगर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल नहीं आता, इसका मतलब यहाँ पे कोई डेफिशिएंसी रहेगी, हमने अकाउंट्स कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इनकम स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर की थी, ये देखने के लिए कि बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस अर्न किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसी तरह से एक्सपेंसेस को लिखते हैं और इनकम्स को लिखते हैं। एक्सपेंसेस और इनकम्स का मुवाजना किया जाता है। नेट रिजल्ट्स को देखने के लिए हम लॉसेस, इनकम्स और लॉसेस का मुवाजना कर रहे होते हैं, या एक्सपेंसेस और इनकम्स का मुवाजना करते हैं। आमदनियों और अखराजात का मुवाजना करते हैं। आमदनियाँ ज़्यादा हैं, अखराजात कम है, तो फिर हमें प्रॉफिट हो रहा है। अगर अखराजात ज़्यादा है बिजनेस के, आमदनियाँ कम है, इसका मतलब बिजनेस को लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इस मकसद के लिए इनकम स्टेटमेंट को बनाया जाता है, ताकि हम नेट रिजल्ट्स देख सकें कि बिजनेस की पोजीशन इस टाइम, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, बिजनेस प्रॉफिट की पोजीशन में है या लॉस की पोजीशन में है। हाँ, इसलिए हर बिजनेस का ये होता है कि वो अपनी कॉस्ट कटिंग के ऊपर काम करे। एक्सपेंसेस को जितना कम करेंगे उतना प्रॉफिट इन्हांस होगा। हर बिजनेस की कोशिश होती है कि वो कॉस्ट कटिंग के ऊपर काम करे, एक्सपेंसेस को रिड्यूस करे। लास्ट जो हमारा अकाउंटिंग साइकिल का है वो क्या स्टेप है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको बताया कि ये साल के एंड पे प्रिपेयर की जाती है, ख़ास डेट के ऊपर, एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर प्रिपेयर की जाती है। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज़। आपने ऊपर पढ़ी है भी एसेट्स और लायबिलिटीज़। एसेट्स वो तमाम रिसोर्सेज जो आपकी मलकियत में होते हैं, जो आपको फ्यूचर में फ़ायदा दे सकते हैं, एसेट्स हम एक साइड पे लिखते हैं। और लायबिलिटीज़ क्या है, वो तमाम पेमेंट्स जो आपने बाहर वालों को अदा करनी होती हैं, ठीक है। लायबिलिटीज़ भी आपकी दो तरह की हो सकती है, एक इंटरनल लायबिलिटी होती है और एक एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। इंटरनल लायबिलिटी वो होती है जो आपने ऑनर को अदा करनी है। जो ऑनर की इन्वेस्टमेंट है ना बिजनेस के लिए, वो कैपिटल है, ठीक है। वो पैसा बिजनेस ने ऑनर को अदा करना है, ऑनर के हवाले से बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है। और एक पैसा, बिजनेस दो सोर्सेज से पैसा लेता है, एक तो ऑनर से और दूसरा बाहर वालों से। ऑनर से जो पैसा लिया है उसको कैपिटल कहता है, उसको कैपिटल लिखता है अपने पास, ठीक है। वो कैपिटल वाले वो इंटरनल लायबिलिटी बिजनेस के लिए है, वो भी लायबिलिटी। और अगर जो बाहर वालों से पैसा ले रहा है, जैसे बैंक से ले रहा है, किसी और से लोन ले रहा है, ठीक है, तो किसी से उधार चीज़ें खरीद ली, तो वो बाहर वालों का हिसाब था, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी बिजनेस के लिए। तो दोनों किस्म की लायबिलिटीज़ लायबिलिटी वाले कॉलम में लिखी जाएंगे। एक साइड पे तमाम एसेट्स लिख दिए जाएंगे, एक साइड पे तमाम लायबिलिटीज़ लिख दी जाएंगी, ठीक है। तो दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए। इसका मतलब हमने सारा प्रोसेस जनरल भी ठीक बनाया, लेजर भी ठीक बनाया, ट्रायल बैलेंस भी ठीक बनाया, और इनकम स्टेटमेंट भी ठीक बनाई है, और फिर बैलेंस शीट भी आपकी बराबर उसी वक्त आएगी जब सारे पिछले स्टेप्स आपके ठीक होंगे। अगर कहीं भी कोई मिस्टेक होगी तो आपकी बैलेंस शीट बराबर दोनों साइड पे नहीं आएगी, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे काउंटिंग इक्वेशन देख रहे हैं कि एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। एसेट्स जो होते हैं ना बिजनेस के, वो ऑनर्स इक्विटी और लायबिलिटीज को अगर हम प्लस कर लें, ये एसेट साइड है और ये लायबिलिटी साइड, ठीक है। इसको हम इन्वेस्टिंग साइड भी कह देते हैं, ठीक है, और इसको हम फाइनेंसिंग साइड भी कहते हैं। इसके दूसरे नाम भी हैं, ये एक इन्वेस्टिंग साइड होती है और ये फाइनेंसिंग साइड होती है। बहरहाल यहाँ पे दोनों किस्म की लायबिलिटीज़ हैं।
ये लायबिलिटीज़ ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है, और ये ऑनर इक्विटी वाली ये भी लायबिलिटी होती है, लेकिन हम इसको इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं बिजनेस की। तो लायबिलिटीज़ जो होती हैं आपकी बराबर होती हैं एसेट्स की, ये अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाती है आपकी। अगर आपसे पूछ ली जाए अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी, आप इसको इस तरह से लिखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या है? ये जो हम इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बेसिकली आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही हैं, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन कंसिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है वो आपकी रिपोर्ट्स पे कंसिस्ट कर रही होती है, विच समराइज द फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस, जो समराइज करती है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को, ठीक है, और आपके ऑपरेटिंग रिजल्ट्स को। फाइनेंशियल पोजीशन को जो है वो जो चीज़ समराइज करेगी आपकी, वो बैलेंस शीट है। और जो आपके ऑपरेटिंग रिजल्ट्स हैं, ऑपरेटिंग रिजल्ट से मुराद ये होता है कि आपने ऑपरेशन परफॉर्म करके प्रॉफिट अर्न किया या लॉस, ठीक है, तो वो आपके ऑपरेटिंग रिजल्ट्स होते हैं। तो इन चीज़ों को जानने के लिए, ऑपरेटिंग रिजल्ट्स को जानने के लिए हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, ताकि हमें पता लग सके ऑपरेटिंग रिजल्ट्स का क्या है, एंड प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। और फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। उसमें हम देखते हैं कि हमारी बिज़नेस की जो फाइनेंशियल फाइनेंशियल पोजीशन से मुराद माली हालत है, कि बिज़नेस के बाद असासे कितने हैं और इस टाइम वाजिबुल अदा रकम बिज़नेस के ऊपर कितनी है, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, इसमें दो और भी मैंने आपको स्टार्ट लेक्चर में बताई थी। एक इनकम स्टेटमेंट होती है प्रॉफिट लॉस को जानने के लिए, बैलेंस शीट होती है एसेट्स और लायबिलिटीज़ का स्टेटस जानने के लिए, उसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है कैश का इनफ्लो कितना हुआ बिजनेस में, कैश आउट कितना हुआ उसको जानने के लिए, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है। इक्विटी में अगर कोई चेंज आती है, मालिक अगर मजीद को पैसे ले आता है या कुछ विड्रॉ कर लेता है, ठीक है, तो उसमें जो वक्त के साथ चेंज आ रही होती है इक्विटी में, ठीक है, उसके लिए भी एक अलग से स्टेटमेंट बनाई जाती है, पर वो आपके भी सिलेबस में नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट है, लास्ट है वर्कशीट। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ये एक शीट होती है, 10 कॉलम शीट होती है, जिसको हम बनाते हैं। ये हमें असिस्टेंस प्रोवाइड करती है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को बनाने के लिए, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की हेल्प के लिए हम इसको बना रहे होते हैं। जब हमारे पास चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो फिर हम उसके लिए एक वर्कशीट बनाते हैं, ताकि हमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने में हेल्प हो जाए, ठीक है। 10 कॉलम वर्कशीट होती है, इसमें हम चीज़ों को ऑर्डरली रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ट्रायल सिंपल ट्रायल बैलेंस इसमें लिखते हैं पहले, फिर उसमें एडजस्टमेंट्स होती हैं, एडजस्टमेंट को फिर ट्रायल बैलेंस में एडजस्ट करके फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में से हम देखते हैं इनकम्स जो होती हैं, फिर हम उसके आगे 4 कॉलम बनते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के आगे। उसमें से जो इनकम होती है इनकम वाले कॉलम में आ जाती हैं, एक्सपेंस जो होते हैं एक्सपेंस वाले कॉलम में आ जाते हैं, एसेट एसेट वाले कॉलम में आ जाते हैं, और लायबिलिटीज़ लायबिलिटीज़ वाले कॉलम में, 4 कॉलम आगे बनते हैं उसके, ठीक है। टोटली 10 कॉलम की वर्कशीट होती है। तो वर्कशीट से देख के हम चीज़ें आसानी से उठा के इनकम स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 4 डिफरेंट कॉलम्स में इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी लिखे होते हैं, वही एज इट इज़ उठा के हम बैलेंस शीट में और इनकम स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। हमारे लिए बेसिकली असिस्टेंस का काम कर रही होती है वर्कशीट, 10 कॉलम वर्कशीट होती है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। हमने अकाउंटिंग टर्म्स के हवाले से डिस्कशन की है। अगर यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।